पहले एक लड़का था जिसका नाम था वांग, और वो पैदा हुआ था एक अनइमेजिनेबल पावर के साथ। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पावर हमेशा के लिए छुपा कर रखेगा। उसके पेरेंट्स ने उसे एक एम्यूलेट और एक पिल दी ताकि उसकी पावर सप्रेस हो सके। वैंग टेस्ट के दौरान थोड़ा सा पावर यूज करता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ मेजर ना हो सके, लेकिन फिर भी वो लीडर बोर्ड में टॉप पर पहुंच जाता है। उसका एमुलेट अब टूटने की कगार पर है जब उसकी टक्कर होती है शैडो फैक्शन के लीडर से एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जब शैडो फैक्शन लीडर ने बूफेंग और वांग दोनों को पकड़ लिया है। वो इमॉर्टल बाइंडिंग रोप्स से बंधे होते हैं और एक बूढ़े आदमी की निगरानी में रहते हैं। वो औरत वांग को सनरो के लिए इंपॉर्टेंट बताकर टॉन्ट करती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि वो एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल बॉम्ब से खेल रही है। अगर वांग का एमुलेट टूट गया तो उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। वो औरत उसे फोर्स वैल्यू कम होने के लिए मॉक करती है। वैंग की सोर्ड स्पिरिट जिनके उसे वार्न करती है कि एमुलेट इनइफेक्टिव हो गया है और अब खुद वांग को अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे ताकि पावर कंट्रोल से बाहर ना हो। वो औरत चाहती है कि वांग हार मानकर सर झुका ले, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है। तभी जिनके उसे रिमाइंड करता है कि आज क्रिस्पी नूडल्स पर ह्यूज सेल है और वो काम हो जाता है। वो औरत खुश होकर बूफेंग के सिर से निकले बाल ले लेती है अपने प्लान के लिए। वहीं मिस पैम मिजी के स्टूडेंट्स को ट्रबलसम कहती है और मिजी कहती है कि उसके लाए स्टूडेंट्स तो कम से कम किसी डॉग से बेटर हैं। शैडो लीडर अब बूफेंग के भेस में आती है और बताती है कि वैंग को कैप्चर कर लिया गया है। बूढ़ा आदमी बुफेंग को सिडेट करता है और कहता है कि सनरो के मरने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बुफेंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि सिर्फ उसकी लीडर पर इमॉर्टल रोप को कंट्रोल कर सकती है। बुफेंग गुस्से में आकर पूछता है कि क्या शैडो फैक्शन मेंबर्स को नंबर्स से रैंक किया जाता है, और मॉक करता है कि शायद बूढ़े आदमी का नंबर बहुत हाई होगा। लेकिन बूढ़ा आदमी बताता है कि वो तो बस लीडर ड्राइवर है और उसका कोई नंबर नहीं है। बुफेंग मॉक करता रहता है, लेकिन तब बूढ़ा आदमी अपनी स्ट्रेंथ का थोड़ा डेमो देता है जो क्लियरली दिखाता है कि वो भी अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा है। फेक बुफेंग वॉन्ग की कैप्चर की फेक स्टोरी सुनाता है और खुद को अच्छा फील करता है जब वो लीडर की अट्रैक्टिवनेस का यूज करता है डिस्क्रिप्शन में। ये सुनकर ये को पक्का यकीन हो जाता है कि शैडो फैक्शन की लीडर ही जिम्मेदार है, और हमें उसका नाम पता चलता है लुयिन। बाई अपनी एबिलिटी यूज करके वोंग की लोकेशन डिटेक्ट करने की कोशिश करती है और सुनरो के गार्ड्स उसे घर ले जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि शैडो फैक्शन उसे टारगेट कर रहा है। लेकिन सनरो मना कर देती है और कहती है कि उनके फैमिली में कोई भी कावर्ड नहीं रहा है। उसे स्कूल की इज्जत या कंपटीशन की कोई परवाह नहीं, उसे बस अपने दोस्त को बचाना है। लीड गार्ड समझ जाता है कि सनरो अब बड़ी हो चुकी है और उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। जब बूढ़ा आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, बुफेंग हुआंग को बताता है कि उसे पता है कि उसमें कुछ पावर छुपी हुई है। उसे तब एहसास हुआ जब वांग ने चेन का कट गया हाथ रिस्टोर कर दिया। लेकिन वांग फास्ट अस्लीप है और सिर्फ जिनके के बुलाने पर उठता है, और अब वो रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तभी बूढ़ा आदमी आता है और बूफेंग हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि बूढ़ा आदमी अपनी स्ट्रेंथ फिर से दिखाता है। वैंग के फ्रेंड्स वहां पहुंचते हैं और डिस्ट्रिक्ट 59 के स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि बूफेंग अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। बूढ़ा आदमी पहले से भी ज्यादा पावरफुल लगता है क्योंकि वो रेस्क्यू क्रू को अपने ड्रिंक से निकाले गए छोटे बेरीज से अटैक करता है। जब बेरीज खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी अगली ताकत रिवील करता है और माफी मांगता है कि उसे इतनी ब्रूटल तरीके से फाइट खत्म करनी पड़ रही है। सनरो अपने गार्ड्स को डिफेंड करती है और अपनी स्ट्रेंथ से बूढ़े आदमी को सरप्राइज कर देती है। बाहर वांग का फादर अंदर जाने से रोक दिया जाता है और सोचता है कि अंदर क्या चल रहा है। बूढ़ा आदमी सनरो की तुलना शैडो फैक्शन की लीडर से करता है जब वे दोनों सेम एज की थीं, लेकिन बताता है कि लू यिन तब भी स्ट्रॉन्गर थी। सनरो पूरा दम लगाकर उसकी अटैक रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैरली हवा में उड़ पाने लायक रह जाती है और उसकी स्ट्रेंथ के सामने हार मान जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सब वांग ने अलाउ ही नहीं किया था। हम पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं जब उसके दोस्त पहुंचे भी नहीं थे। अब जब सनरो पहुंचती है तो वो देखती है
कि बूढ़ा आदमी क्रॉस पर बंधा हुआ है, यानी वांग ने उसे हराया था। लेकिन फिर से उसने ये के माइंड में मेमोरी इम्प्लांट कर दी, जिससे उसे लगे कि ये सब उसने किया है। डिस्गाइज्ड लू यिन फिर से गुस्से में आ जाती है जब उसका प्लान फेल हो जाता है, और टैंग उसे सस्पिशियसली रिएक्ट करते हुए देख लेता है। ऊपर वैंग प्रिटेंड करता है कि उसे नियर बाय होल के बारे में कुछ पता नहीं, और जिंके से कहता है कि बूफेंग को उस रूम से बाहर मत जाने देना। जिंके उसकी सोर्ड स्पिरिट है और बताता है कि उसके बिना वांग सोर्ड कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगा। लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मकसद कंपटीशन कैंसिल करवाना है अगर फैक्शन 59 के पास सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स होंगे। लेकिन वांग शॉक्ड रह जाता है जब वह कंपटीशन में बूफेंग को देखता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। पार्टिसिपेंट्स के फोन्स ले लिए जाते हैं और उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंके अपनी जॉब कर रहा है, लेकिन वांग को कुछ भी पता नहीं। अब वांग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस कंपटीशन में, जिससे वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, और अब वो अपने फ्रेंड्स की कोशिशें देखकर जेन्युइनली बेस्ट देने का प्लान करता है। पास ही बाई अपनी एबिलिटी यूज करती है और बताती है कि वो जल्द ही ओपोनेंट्स की स्पिरिचुअल फोर्सेस के बारे में हर डिटेल जान लेगी। स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं टेलीपोर्ट होने के लिए अरीना में, और डिस्गाइज्ड लू यिन वाव करती है कि अब वो सनरो को एलिमिनेट कर देगी। जैसे ही स्टार्ट अनाउंस होता है, वो सब टेलीपोर्ट करना शुरू करते हैं, और हम देखते हैं कि वांग का पिता डेस्परेट होकर अपने बेटे की तरफ दौड़ता है। वांग नोटिस करता है कि उसका पिता उसे रिप्लेसमेंट एम्यूलेट ला रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वांग का पिता ये से बात करता है, जो थोड़ी बहुत वांग की पावर्स के बारे में जानता है, और बताता है कि एम्यूलेट जो स्पिरिचुअल फोर्स सप्रेस कर रहा था, वो अब टूट रहा है। एक शॉर्ट फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि वांग इतना चुप क्यों रहता है। उसका एम्यूलेट उसकी इमेंस स्पिरिचुअल फोर्स को ही नहीं, उसके इमोशंस को भी सप्रेस करता है। अरीना के अंदर बुफेंग गायब है, और बाय पॉइंट आउट करती है कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स उसके रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही। टैंग सरप्राइज नहीं होता और वॉर्न करता है कि अगली बार जब वो बुफेंग को देखें तो सावधान रहें। फैक्शन 60 के स्टूडेंट्स की फोर्स को ट्रेस करते हुए बाय डिस्कवर करती है कि बुफेंग उस डॉग के पास है, लेकिन वो वांग को लोकेट नहीं कर पा रही क्योंकि उसका फोर्स वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। टैंग डिटर्मिन करता है कि वो शायद ऑल्टर ऑफ वुड के पास है, क्योंकि वहां और कोई नहीं है, और लियांग नाम का स्टूडेंट एक्साइटेडली उसकी तरफ निकल पड़ता है। दूसरा स्टूडेंट जो मिसिंग है वो है हागो, जो पास ही छिपा हुआ है। वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन मोमेंट बाद हमला करते हैं, पर सरप्राइज हो जाते हैं जब पता चलता है कि वो तो एक फेक था और असली हैगो एस्केप कर चुका है। फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाते हैं फैक्शन 60 के मेंबर्स को खोजने के लिए, और हागो रिग्रेट करता है कि उसे अपना एक स्टैंड इन ऑलरेडी यूज करना पड़ा, जो काफी महंगा पड़ा। उसने डिटर्मिन किया है कि लियांग उनके ग्रुप का सबसे कमजोर है, और वो वांग के साथ मिलकर उस पर हमला करने की योजना बनाता है। चेन नोटिस करता है कि फैक्शन 59 ऑलरेडी पॉइंट्स अक्यूमुलेट करना शुरू कर चुका है, और एक ऑल्टर की तरफ भागता है, लेकिन वहां का टेरेन डेंजरस होता है और उसे डैमेज होता है। उसे ऑल्टर कैप्चर करने की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और उसे लगता है ये बाय ने दी हैं। बेआई क्लेम करती है कि ऑल्टर उसका है, और चेन कहता है कि वो उसे फर्स्ट अटैक करने दे देगा। चेन शॉक्ड रह जाता है जब बाय कोई अटैक नहीं करती, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसने एक्चुअली फर्स्ट मूव कर लिया है। उसकी एबिलिटी है वेब ऑफ डायमेंशंस, जो नर्वस सिस्टम को इन्वेड कर सकती है और फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करके बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। मिस इसी शायद अपनी स्टूडेंट को देख रही होती हैं, और ज़ुकोंग सोचते हैं कि चेन कितनी तकलीफ में होगा। दूसरी तरफ फ्रॉगी फेक बुफेंग से लड़ रहा होता है, और उसे अपनी एबिलिटी से सरप्राइज कर देता है। वो नेगेटिव एनर्जी डिवावर कर सकता है। लियांग वुड ऑल्टर पर पहुंचता है और वांग को मरा हुआ समझकर इग्नोर करता है, लेकिन वांग मरा नहीं होता और फ्रॉगी की नेगेटिव एनर्जी डिवावरिंग प्लान सुनते ही उठ जाता है। नियर बाय फाइट से इनफ एनर्जी मिलने पर वो अपनी सील तोड़ सकता है। लियांग वांग को देखकर अटैक करने लगता है, लेकिन हग्गो टाइम पर आकर उसे रोक लेता है और लियांग से फाइट शुरू करता है। सनरो को सब पता है जो हो रहा है, लेकिन उसका फोकस है वाटर ऑल्टर पर कंट्रोल लेना। टैंग स्नीक अटैक करता है,
जिससे सनरो को अपनी सोर्ड स्पिरिट बाहर लानी पड़ती है। वो क्लेम करता है कि वो तो बस पुराना दोस्त बनकर ग्रीट कर रहा था, लेकिन सनरो उसे रिमाइंड करती है कि वो कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं। टैंग कहता है कि उनके फैमिलीज की लंबी हिस्ट्री रही है, लेकिन सनरो उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी कहने से रोक देती है। दोनों का मुकाबला बराबरी का होता है और सनरो नोटिस करती है कि फैक्शन 59 ने 3 ऑल्टर्स पर कंट्रोल ले लिया है। बुफिंग इन्फॉर्म करता है कि डॉग हैंडल हो चुका है और टैंग उसे वाटर ऑल्टर पर बुलाता है। चेन भी डिफीट हो जाता है और फैक्शन 59 चौथे ऑल्टर पर भी कंट्रोल ले लेता है। बिना टाइम वेस्ट किए सनरो पावरफुल वाटर अटैक प्रिपेयर करती है, लेकिन टैंग उसे पहले से जानता है और काउंटर प्लान रेडी रखता है। फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स भी टैंग की पावर से वाकिफ हैं और देखते हैं कि वो अपनी ब्लोइंग स्नो एबिलिटी एक्टिवेट कर रहा है। सनरो हेजिटेशन के बिना अटैक करती है ताकि फाइट खत्म हो जाए, इससे पहले कि बुफिंग पहुंचे, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। वो टैंग पर ट्रस्ट नहीं करती जब वो कहता है कि बुफिंग आ चुका है, लेकिन रिग्रेट करती है जब बुफिंग उसे एक जबरदस्त ब्लो मारता है। सनरो रियलाइज करती है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। टैंग ने पानी फ्रीज कर दिया है, जिससे सनरो एस्केप नहीं कर सकती और फेक बुफिंग फाइनल अटैक के लिए मूव करता है। तभी फैक्शन 59 का एक स्टूडेंट हवा में उड़ता है और एक इमेंस फोर्स से जमीन हिलने लगती है। ये डेवस्टेटिंग प्रेशर किसी की नेगेटिव एनर्जी से आता है और सनरो एस्केप कर पाती है। टैंग रिवील करता है कि उसे पता है कि ये असली बुफिंग नहीं है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसका एक ही गोल है, जीतना, और वो इम्पोस्टर की बाद में मदद करेगा अगर वो अभी उसकी मदद करे। फैक्शन 59 ने अब 5 ऑल्टर्स कैप्चर कर लिए हैं और उन्हें बोनस मिलता है, जिससे वो तेजी से पॉइंट्स कमा सकते हैं। लेकिन वो बोनस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अनाउंसमेंट आता है कि फैक्शन 60 ने वुड ऑल्टर को कैप्चर कर लिया है। बाई फील करती है कि लियांग को किसी अजीब चीज ने हराया है और सनरो सुनती है कि हागो कहता है वैंग और डॉग ने कंबाइन कर लिया है। अपने दोस्त के लिए कंसर्न होती हुई सनरो जल्दी से वुड ऑल्टर की तरफ जाती है और ऑब्जर्वर्स एक स्ट्रेंज क्रीचर को देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ पल पहले क्या हुआ था। लियांग धीरे धीरे समझने लगता है कि हागो का माउथ कैनन कितना पावरफुल है, लेकिन हागो सोचता है कि वो शब्द दोहरा नहीं सकता और उसे हर बार नए वर्ड सोचने पड़ते हैं। पास में ही फ्रॉगी देख रहा होता है और एक्सप्लेन करता है कि जितना ज्यादा वो लड़ेंगे, उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स लीक होगी और वो उतनी ही नेगेटिव एनर्जी डिवावर कर पाएगा। वैंग को बुलीड होते देखकर हागो को नए इंसल्ट सूझते हैं और वो उन्हें यूज करता है वांग को डिफेंड करने के लिए। सारे वर्ड्स उसे कोल्ड हार्टेड, लोनर, कावर्ड, कोल्ड ब्लडेड, जर्क तक कहते हैं। वांग अच्छी तरह से जानता है कि उसका एम्यूलेट ज्यादा देर नहीं टिकेगा और उसे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स तो छोड़ो, कोई भी इमोशन शो नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा वांग खुद को रोकेगा, उतना ही ज्यादा लोग उसे गलत समझेंगे। एक इमोशन जो वांग ने कभी महसूस नहीं किया था, अब अंदर से फूटने वाला है, और वो है एग्रीवेशन। इमेंस पावर उसके बॉडी से निकलने लगती है, लेकिन फ्रॉगी आता है और कहता है कि वो उसकी नेगेटिव एनर्जी खुद डिवावर कर लेगा। वैंग रिलीव्ड फील करता है ये जानकर कि उसे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स खुद से यूज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फ्रॉगी डर जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और दोनों कंबाइन होकर बन जाते हैं एक शॉकिंगली फियर्स थिंग। लियांग पॉइंट आउट करता है कि वो असल में एक डॉग और इंसान का फ्यूजन है, लेकिन जल्दी ही उसे डर लगने लगता है वैंग के नए फॉर्म से। सिर्फ एक हल्का टच और लियांग को ऐसा लगता है जैसे उसे ट्रेन ने टक्कर मारी हो। वो इंस्टेंट में गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट हवा में उड़ रहा था। हैगो इसका क्रेडिट लेता है कि उसने इंसल्टिंग करके वैंग को ओवरपावर बना दिया और दोनों वुड ऑल्टर कैप्चर कर लेते हैं। मिस जी एडमायरर्स करती हैं ज़ुकोंग को कि उसने अपने स्टूडेंट्स को इतनी अमेजिंग एबिलिटी सिखाई और वो भी ट्रेनिंग मांगती हैं। हमें पता चलता है कि बाद में ज़ुकोंग अपने डॉग को खुद के साथ फ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। बाय एक्सप्लेन करती है कि लो फोर्स वैल्यू वाले वांग ने डॉग के साथ फ्यूज करके कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है और वो फायर ऑल्टर भी ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। अब वो अगले ऑल्टर की तरफ बढ़ता है और बाय बताती है कि वो सनरो को लोकेट नहीं कर पा रही,
लेकिन उसे भागना पड़ेगा क्योंकि नया फ्यूज्ड क्रीचर उसके पास आ रहा है और फैक्शन 59 के मेंबर्स स्क्रैम्बल करते हैं फायर ऑल्टर को वापस लेने के लिए। टैंग सोचता है कि वो वांग को वाटर ऑल्टर पर एम्बुश कर दे, लेकिन रियलाइज करता है कि इससे उसकी पूरी टीम बाकी ऑल्टर्स लूज कर सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वांग को अवॉइड ही करना बेहतर है और बाकी ऑल्टर्स पर कंट्रोल लेने पर फोकस करता है। चेन जाग जाता है, रेडी टू फाइट उस लड़की से जिसने उसे हराया था, और वांग ऑल्टर सीज कर लेता है। चेन शॉक्ड रह जाता है वांग के अजीब फैशन और चॉइस को देखकर और खुश हो जाता है ये जानकर कि अब उनके पास 3 ऑल्टर्स का कंट्रोल है। चेन अपनी खुशी नहीं छुपा पाता और भी ज्यादा खुश हो जाता है जब पहली बार वांग को मुस्कुराते देखता है। लेकिन वांग समझ नहीं पाता कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया। लेकिन उसके पिता समझ जाते हैं। ये खुशी शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि अनाउंसमेंट आता है कि फैक्शन 59 ने ऑल्टर्स वापस ले लिए हैं और अब उनके पास 4 ऑल्टर्स हैं। वांग इंस्टेंटली समझ जाता है कि टांग की स्ट्रैटेजी क्या है और जानता है कि सिर्फ ताकत से अब उसे हराया नहीं जा सकता। वांग और ज्यादा पावर अप करता है और फ्रॉगी उससे विनती करता है कि काम डाउन कर। फ्रॉगी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और अगर वो टूट गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन वांग को सारे ऑल्टर्स कैप्चर करने हैं और वो जानता है कि ये तभी पॉसिबल है जब वो और तेज हो जाए। जुकोंग पॉइंट आउट करता है कि कंपटीशन के रूल्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी अकेला इंसान जीत न सके। एक 10 सेकंड का टाइमर लगाया गया है हर ऑल्टर कैप्चर से पहले ताकि ऐसा न हो सके। लेकिन वांग फिर भी अपनी तैयारी जारी रखता है। लेकिन तभी उसे सनरो का कम्युनिकेशन आता है। उसने हैगो के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है और अपने कावर्ड टीम में मेट्स के झगड़े को खत्म करती है। सनरो एक्सप्लेन करती है कि इस कंपटीशन का गोल लड़ाई नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली ऑल्टर्स को सीज करना है। फैक्शन 59 को बाय की एबिलिटी की वजह से सबकी लोकेशन का फायदा है, लेकिन उनके पास वांग जैसा पावरफुल इंसान नहीं है। फ्रॉगी सरप्राइज्ड होता है वांग को शर्माते हुए देखकर जब उसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है और सनरो अपनी स्ट्रैटेजी बताती है। फैक्शन 59 अब वांग को अवॉइड करेगा, इसलिए वो एक ऑल्टर को आसानी से होल्ड कर सकता है। बाकी 3 को पॉइंट्स में पिछड़ने की वजह से अलग अलग होना पड़ेगा ताकि 3 ऑल्टर्स कैप्चर हो सकें। चेन को अकेले भेजा जाता है और वांग रियलाइज करता है कि जीत की अब वो नहीं बल्कि चेन होगा और चेन इस बात से बहुत एक्साइटेड होता है। सनरो बताती है कि फैक्शन 59 ने अपने सबसे स्ट्रांग मेंबर को सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑल्टर पर रखा है। उसने डिसाइड किया है कि वो हागो के साथ मिलकर फायर ऑल्टर पर जाएगी ताकि वहां के वीकेस्ट मेंबर को हराया जा सके। फैक्शन 59 इस मूव के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था क्योंकि उन्हें लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन सनरो ने वाटर के जरिए जल्दी मूव करने का एडवांटेज लिया। फायर ऑल्टर पर जो लड़का है उसका नाम है जांग और उसे गुस्सा आता है ये जानकर कि उसके भाई लियांग को हागो ने हराया था। टैंग उसे ऑल्टर पर फोकस करने को कहता है, लेकिन जांग इतना एनरेज्ड होता है कि सनरो चुपके से ऑल्टर कैप्चर कर लेती है। दूसरी तरफ वांग बिल्कुल अकेला होता है जब वो वाटर ऑल्टर कैप्चर करता है, जिससे उसकी टीम के पास अब टोटल 2 ऑल्टर्स हो जाते हैं। टैंग जांग को फाइनली कन्विंस कर लेता है कि वो वापस जाए सेंटर ऑल्टर पर। फेक बुफिंग अपने उस अग्रीमेंट के बारे में सोचता है जो उसने किया था कंपटीशन जीतने में मदद करने का। वो डिसाइड करता है कि अब एक्ट करने का सही टाइम आ गया है और तभी ऑल्टर ऑफ फायर की तरफ भागदौड़ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।